तो नमस्कार, स्वागत है आपका। अब की बार किसकी सरकार, खास पेशकश मेगा कवरेज आज, क्योंकि चुनाव का दिन है, आज सुपर संडे है और दूसरी तरफ देश में बेतहाशा मामले, कोरोना के 4 लाख का आंकड़ा कोरोना पार कर चुका है और ऐसे में आज मतगणना हो रही है। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज ही मतगणना है, लेकिन तमाम गाइडलाइंस के बीच आपको बता दें कि आज ये मतगणना होगी। कोरोना के कहर के बीच राज्यों में आज मतगणना है। तो आप देख रहे हैं कि दिल्ली में 24 घंटे में 25,219 नए मामले सामने आए हैं। हमारी मतगणना पर भी नजर रहेगी, लेकिन देश में कोरोना को लेकर अपडेट क्या है वो आपके सामने सबसे पहले रख देते हैं। और इधर आप देख ही रहे हैं कि कोरोना पीड़ितों की संख्या 4 लाख पार हो गई है। बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 14,605 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से 24 घंटे में 802 लोगों की मौत हो गई है। देश में अकेला ऐसा राज्य है महाराष्ट्र जो सबसे ज्यादा पीड़ित है, लेकिन अब तो हर राज्य में भी तेजी के साथ जो है कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, वेंटिलेटर पर जिंदगियां हैं। तो ऐसे में आप अपनों का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व में लोगों ने आहुति दी है, तो उनका हक है जानना कि किसकी सरकार उनके राज्य में बन रही है, कौन लीड करेगा, कौन उनके भविष्य के आगे निर्णय लेगा। और आपको ये बता दें, क्योंकि जब काउंटिंग हो रही है तो काउंटिंग एजेंट्स जो हैं या फिर प्रत्याशी, उनके लिए जो गाइडलाइन है उसका बखूबी कल ही हमने देखा, खूब धज्जियां उड़ाती नजर आए तमाम प्रत्याशी। इधर बंगाल, असम, तमिलनाडु में भी वोटों की गिनती है। केरल, पुडुचेरी में भी सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर भी वोटों की गिनती है। पोस्टल बैलेट की पहले गिनती होगी। न्यूज 24 पर सबसे पहला रुझान और सबसे तेज नतीजे आज हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि आप सटीक एनालिसिस एग्जिट पोल के देख चुके हैं। और 2016 ने भी हमने न्यूज 24 टुडेज चाणक्य ने जो कहा था वही हुआ था। 2016 में 210 सीटें ममता बनर्जी की सरकार को हमने दी थी, 2011 सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिली थी। और इस बार एक बार फिर बता दें, 180 सीटें, इन 292 में 180 सीटें एक बार फिर जाती नजर आ रही हैं। टीएमसी को बीजेपी के खाते में 105 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो फिर से लीड लेती ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एनालिसिस जो है आज वो सच साबित होने वाला है। आपका भरोसा एक बार फिर बरकरार रहेगा। और देखिए, हमने जो दिखाया था, कांग्रेस लेफ्ट 4 प्लस माइनस यहां पर 4 है, बीजेपी 108 प्लस माइनस 11, टीएमसी की बात करें 180 सीटें प्लस माइनस 11, अदर्स की बात करें तो ये अभी शून्य नजर आ रही है, प्लस माइनस 3 इसमें हो सकता है। ये इस बार का एग्जिट पोल का नतीजा हम आपको दिखा रहे हैं। 292 इसलिए 294 हालांकि सीटें हैं, लेकिन 2 उम्मीदवारों की मुर्शिदाबाद में क्योंकि मौत हो गई थी कोरोना की वजह से, और ऐसे में 292 सीटों पर चुनाव हुआ है। 2 सीटें जो रह गई हैं उन पर 16 मई को चुनाव होगा। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं काउंटिंग को लेकर हर अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए। सीधा वरुण सिन्हा का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं दिल्ली से हालांकि, लेकिन वरुण पूरे चुनाव को कवर करके पहुंचे हुए हैं। वरुण, ये बताइए, क्योंकि किसी प्रकार का जश्न नहीं है, तमाम मनाहियां हैं, बंगाल में भी आज देखने को मिलेगा और सब कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है अभी तक तो, लेकिन दिल्ली दफ्तर में क्या यहां पर कोई तैयारी है बीजेपी की तरफ से या सामान्य रहने वाला है? देखिए, पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि कोई किसी प्रकार का जश्न नहीं किया जाएगा। जैसे जैसे नतीजे आएंगे, रुझान आएंगे, उसके बाद स्थिति को स्पष्ट किया जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात स्पष्ट है कि बीजेपी ने सीधे तौर पे कहा है कि चाहे जो भी नतीजे रहें एक्सेप्ट किए जाएंगे। अगर जीत होती है तो उसमें जश्न का माहौल कहीं नहीं तैयार किया जाएगा, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें या दिल्ली की बात करें, और बहुत ही आराम से एक्सेप्ट किया जाएंगी चीजों को, क्योंकि देश के अंदर, खासकर दिल्ली के अंदर जो कोरोना के लगातार मामले सामने निकल के आ रहे हैं, ऐसे में जश्न का सवाल भी नहीं उठता और सुप्रीम कोर्ट की तमाम गाइडलाइंस भी हैं। तो ऐसे में तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो टीएमसी की बात करें या बीजेपी की बात करें, दोनों इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि फिलहाल जैसे तैसे तो मतदान हुआ, अब मतगणना का समय है और मतगणना के बाद जो भी स्थिति बनती है उसमें समझदारी से एक्सेप्ट किया जाए और कोई भी ऐसी गलती ना किया जाए जिससे आम आदमी को या फिर पब्लिक को खामियाजा भुगतना पड़े। जी वरुण, मैं लौटूंगी आपके पास। तो न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का जो एनालिसिस है 2021 की, वो तस्वीर आपके सामने है। देखिए, टीएमसी इसमें सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो माना जा रहा है कि इसी के इर्द गिर्द 2016 की तरह नतीजे 2021 में भी आ सकते हैं। खैर, काउंटिंग शुरू होगी और जब नतीजे आएंगे तो पिक्चर पूरी क्लियर होगी। सभी इंतजार कर रहे हैं। मनोज, आपके पास आ रही हूं। मनोज,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ममता बनर्जी, आपने 5 राज्यों के नतीजे हैं, लेकिन बंगाल पर सबकी नजर है क्योंकि बंगाल के नतीजे दूर तक असर छोड़ेंगे। एक बार फिर से सियासी सफर के अहम मोड़ पर है ममता बनर्जी और बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई जीत के लिए। तो मनोज, ये माना जा रहा है कि इस ताकत के बाद भी दीदी एक बार फिर से वापसी करती हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना असर छोड़ेंगी। जी देखिए रत्न से बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक लगती ऐसा नेता थी कि जो लगातार टीएमसी के तरफ से वो प्रचार प्रसार कर रही थी। जिस तरह से नंदीग्राम में देखिए जब वो गई थी प्रचार के दौरान तो उनके पैर पे चोट लगा और उसके बाद लगातार वो व्हील चेयर पे ही बैठ के पूरे जो चुनावी जितने 8 जो चरण थे सारे चरणों में उन्होंने प्रचार प्रसार किया और कहीं न कहीं बीजेपी के तमाम जो बड़े दिग्गज नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृहमंत्री अमित शाह हो, राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हो, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के हो, तो कई ऐसे बड़े दिग्गज नेता के सामने सिर्फ एक अकेला कह सकते हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी का मुकाबला डट के किया। जाहिर सी बात है, देखिए न्यूज 24 ने जिस तरह से चाणक्य, यदि हम उस बातों पर गौर करें तो 180 सीटें दीदी वापस बंगाल में लेके तीसरी बार हैट्रिक यहाँ पे सरकार बना रही है। तो कहीं न कहीं यदि इस तरह का देखा जाए तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी एक बड़ा चेहरा, जिस तरह से देखिए विपक्ष के रूप में ममता बनर्जी को जाना जाता है और यदि सियासत इस बार होती है, टीएमसी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक ऐसा एकलौती ऐसी महिला होगी जो वाकई डट के मुकाबला किए और बंगाल की जनता के बीच है और कितना पॉपुलर चेहरा है ये देखने वाली बात होगी। जाहिर सी बात है, देखिए बीजेपी भी इन सब चीजों को लेकर लगातार बंगाल के यहाँ पे दौरा किया और जिस तरह से बीजेपी अभी भी पूरी तरह से सारे चैनलों ने अपने अपने तरह से यहाँ पे दिखाए हैं कि लगभग टीएमसी की सरकार बन रही है, लेकिन बीजेपी ने भी आस नहीं छोड़ी है। बीजेपी की तरफ से देखिए 2 दिन पहले ही यहाँ पे चर्चा हुआ, बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता थे, दिलीप घोष के नेतृत्व में कैलाश विजयवर्गीय कई बड़े नेताओं के साथ में मीटिंग हुई कि आगे की रणनीति क्या होती है और कैसे कैसे चुनाव के आते हैं तो क्या क्या समीकरण होता है। जाहिर सी बात है, देखिए इस बार का बड़ा दिलचस्प, चूंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव था, करीब हम लोग देखे थे 6 महीने से हर जिलों में जाना, लगातार बीजेपी टीएमसी हर पार्टी कहीं न कहीं इस 2 मई का इंतजार था कि बंगाल में किसकी सरकार बनती है। आज देखिए एक 2 बड़ी अहम बातें चीजें हैं, क्योंकि आज का नतीजा कुछ भी आए, जो भी हो, टीएमसी जीते या बीजेपी जीते, कहीं न कहीं शुभेंदु अधिकारी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जो नंदीग्राम की थी दांव पे, आज एक जन का कैरियर कहीं न कहीं बैकफुट पे जाएगा। जिस तरह से आप देखें, शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पे कहा था कि दीदी को यदि 50,000 वोटों से नहीं हराते हैं तो राजनीति तो छोड़ देंगे और कहीं न कहीं बैकफुट पे चले जाएंगे। क्योंकि देखिए अधिकारी परिवार पूरा विरासत में उनके पिताजी से ले ले, उनके भाई ले ले, तो कहीं न कहीं एक विरासत उनकी राजनीति की चली आ रही है। जाहिर सी बात एक सवालिया निशान उठता है यदि शुभेंदु अधिकारी हारते हैं तो। दूसरी तरफ हम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करें, जो बंगाल की मुखिया है, कहीं न कहीं टीएमसी की नेतृत्व है, पूरा दायित्व तो उन्हीं के ऊपर में है और दीदी यदि वहां से हारती है तो जाहिर सी बात है कि टीएमसी भी एक बैक फुट पे चली जाएगी और टीएमसी को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो कहीं न कहीं आज का दिन 2 मई दोनों सियासी राजनीतियों के लिए बहुत बड़ा अहम दिन है और किसी न किसी का भाग्य उदय होगा और कहीं न कहीं किसी एक जन को बैकफुट पे आज जाने जरूरी है। तो जिस तरह से देखें कि लगातार यहाँ पे हम यदि बंगाल की बात करें, यहाँ पे देखें कि इस बार पश्चिम बंगाल के कई जो टॉलीवुड के थे, एक्ट्रेस थे, उनको भी बीजेपी और टीएमसी ने मैदान पे उतारा था और 2 क्रिकेटर जो ऐसे चेहरे थे जो बीजेपी की तरफ से और एक टीएमसी की तरफ से, जैसे शिवपुर विधानसभा के हम बात करें, मनोज तिवारी जो क्रिकेटर थे, उनको भी मैदान पे यहाँ पे बीजेपी ने उतारा, कहीं उनको कुछ दिन पहले ज्वाइन करा के। और दूसरी तरफ बीजेपी ने जो कि अशोक डिंडा को, मैना विधानसभा है वहां पे उनको भी लेके आया। तो जिस तरह से बीजेपी और टीएमसी ने सारे सेलिब्रिटियों, क्रिकेटरों को, फुटबॉलरों को, तो हर को मौका दिया और इस बार चुनाव में अपने अपने तरीके से पूरी की पूरी रणनीति तैयार करी और 2 मई को सभी को इंतजार था। लेकिन एक आपको बात बता दें, जिस तरह से बंगाल का हम लोग देख रहे थे, जितना दिलचस्प शुरुआती 5 चरणों में, 6 चरणों में। हाँ जी, मनोज बने रहिएगा। मुर्शिदाबाद से मनाली दत्ता भी हमारे साथ जुड़ी हैं और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 2 और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले राजीव रंजन का रुख कर लेते हैं। राजीव, अभी आप जब बता रहे थे, थोड़ा सा मैं इस पर चाहूंगी आप डिटेल दें, क्योंकि आगे क्या होने वाला है इससे समझने में मदद मिलेगी। 7 से 10 और 3 से 5 जब लोगों को थोड़ी छूट है, लेकिन मैं आपके पीछे देख रही थी, इससे पहले भी जब 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक लगातार हम प्रोग्राम कर रहे थे, तब हमने देखा अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही थी। तो ये जो इतनी ज्यादा भीड़ नजर आ रही थी, ये बाद में चुनाव जैसे ही संपन्न होगा, ये मतगणना जब शुरू हो जाएगी, नतीजे लगभग क्लियर हो जाएंगे, तब कैसे रोकेंगे लोगों को बाहर आने से, कार्यकर्ताओं को जश्न मनाने से? ये पूरा हो पाएगा?
देखिए, मैंने ये कहा कि जो मार्केट है, जो शॉप्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो मॉल्स हैं, वो 3 घंटे सुबह और शाम को बंद करने की बात है और 2 घंटे शाम को। बाकी तो जो जरूरी चीज़ें हैं, लोगों का आवागमन है, जो सार्वजनिक परिवहन। आ रही है आपकी आवाज राजीव, बोलिए। शायद कुछ डिस्टर्बेंस होगी लेकिन आपकी आवाज क्लियर है। राजीव, आपकी आवाज आ रही है स्पष्ट, बोलिए। हेलो। जी जी जी, हम सुन पा रहे। ठीक है, एक बार फिर दोबारा। मैंने कहा कि वो बोलिए बोलिए। मैंने कहा कि 3 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को मार्केट, शॉप्स, मॉल्स ये सब बंद है। सार्वजनिक परिवहन की चीज़ें चल रही है। वैसे कोई कर्फ्यू जैसे हालात नहीं है, लेकिन सारी दुकानें इसलिए बंद कर दी गई है, सारे सार्वजनिक प्रतिष्ठान इसलिए बंद कर दिए गए हैं कि लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो। दूसरे में आपको ये देखिए, अब थोड़ा सुबह हुई है तो थोड़ा लोगों के कुछ, हालांकि इस काली घाट में जो अंदर करीब 15 मकानों के बाद ममता बनर्जी का घर पड़ता है, तो अभी भी सिक्योरिटी के लोग हैं। हाँ, कुछ मीडिया के लोग अब बढ़ गए और थोड़ी देर बाद सारे इंतजामात मतगणना केंद्रों पर हो रहे। लेकिन आशा, मैं आज एक दूसरी बात भी कहना चाहता हूँ। आज के 10 साल पहले, आज ही इन्हीं दिनों की बात है जब मतगणना हो रही थी 2 राज्यों में, पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में। आज भी हो रही है। और उसके बाद जयललिता और ममता, ये देश के 2 ध्रुवों से, 2 कोनों से जीत करके आई। अकेले दम पर महिलाएं थीं, इतने बहुमत से जीती थीं। 2016 में फिर दोनों जीती। 2021 में आज जयललिता नहीं है इस दुनिया में। ममता बनर्जी तीसरी बार हैट्रिक मारने के लिए यहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं काली घाट में कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। और दूसरी बात ये भी है कि आज तमिलनाडु में जयललिता का जब मतगणना के दौरान जिस तरह के एग्जिट पोल आए हैं, उससे ये साफ पता चलता है कि जयललिता की पार्टी जो है वो इतनी नीचे चली गई कि शायद आज उनकी कमी उनकी पार्टी को बहुत खलेगी अगर वही नतीजे में तब्दील हुआ जो एग्जिट पोल में है। इसी तरह ममता बनर्जी का जो चुनाव है, अकेले दम पर इस महिला ने लड़ा है। नतीजे चाहे जो हों, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो धमक अकेले दम पर ममता बनर्जी ने छोड़ी और जो जयललिता ने छोड़ी, वो हमेशा याद रखा जाएगा। बिल्कुल, यही रात अंतिम, यही रात भारी। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रही हूँ, आपको याद होगा रामायण की ये जो 2 पंक्तियां हमने बहुत सुनी है राजीव, और राम जी की खूब चर्चा भी हुई इस चुनाव में। बहरहाल किसके लिए भारी, कौन राम कौन रावण, बंगाल की जनता के लिए आज जब मतगणना होगी, पिक्चर क्लियर सामने आएगी तो स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बद्री नारायण जी और कुर्बान अली साहब हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुर्बान अली सर, आप ही के पास सबसे पहले आते हुए, और जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, न्यूज़ 24 टुडे से चाणक्य ने 2016 में 210 सीटें दी थी सर, 2011 और 211 आई थी। इस बार 180 हमने दिया है टीएमसी को, 105 बीजेपी को, और 4 प्लस माइनस और 4 सीटें ये लेफ्ट यानी कि संयुक्त मोर्चा जो है। इस पर कितनी मोहर लगा रहे हैं आप, कितना सटीक मान रहे हैं? कहना मुश्किल है। आप लोगों ने काफी रिस्क लिया है और चाणक्य न्यूज़ 24 का एग्जिट पोल अक्सर इस तरह के रिस्क लेता रहा है। 1-2 बार को छोड़ करके आमतौर पे सच ही साबित हुआ है। पिछले लोकसभा चुनाव 2014 से लेकर के अब तक मैं देख रहा हूं और लगातार इस चैनल पर आता रहा हूं। जो माहौल दिख रहा है बंगाल में, उसमें मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो एग्जिट पोल है वो जो वस्तु स्थिति है, जो रियलिटी है, उसके काफी नजदीक दिखाई देता है। क्योंकि कुछ चैनल्स ने बात की थी कि शायद कांटे की टक्कर है, वो कांटे की टक्कर मुझे नहीं दिखाई दे रही है। वो शायद असम में हो, जहां लगभग उतना ही 43% वोट बीजेपी और उसके विपक्ष में कांग्रेस पार्टी ले रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु और केरल, ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि
मतलब इट इज रिटन ऑन द वॉल जिसको कहते हैं, और उसके बारे में कोई दो राय शायद नहीं होनी चाहिए। हाँ, असम और पुडुचेरी को लेकर के अभी कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल सर, ये में राय आपकी एग्जिट पोल के नतीजों के बाद बनी है या पहले से पिक्चर क्लियर थी? नहीं, मेरी तो पहले से थी। आपके ये एग्जिट पोल पे भी जिस दिन मानक से बात हो रही थी तब भी मैंने कहा था कि मुझे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के तीसरी बार जीतने में कोई शक शुबा नजर नहीं आता। और उसकी वजह यह है कि सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी के एक बड़े नेता और पत्रकार एमजे अकबर ने एक हफ्ते पहले लेख लिख करके कहा कि बीजेपी वहां 100 से ज्यादा सीटें नहीं जीत रही है। तो जब एमजे अकबर जैसा आदमी कह रहा है, जो कि बीजेपी का सांसद है, नेता रहा है, और पश्चिम बंगाल की राजनीति पर उसकी अच्छी पकड़ है, वो वहीं से आते हैं, तो और बाकी लोग भी जो ग्राउंड रिपोर्ट। सर, अगर बीजेपी 100 सीटें भी जीतती है तो परफॉर्मेंस तो बीजेपी की बहुत अच्छी रहेगी 2016 के मुकाबले। कहां 3 पर 2016 में बीजेपी थी और अब 100 का आंकड़ा टच करती है, तो ये भी बड़ी जीत होगी बीजेपी के लिए, भले ही सत्ता में ना आ पाए। मैं लौटूंगी सर, और हमारे साथ राजीव सर एक पॉइंट रखना चाहते हैं। राजीव जी, 1 मिनट। कुर्बान सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। राजीव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 2 साल पहले जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें जो सीटें 18 सीटें पश्चिम बंगाल ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी को दी थी, तो ये कहना कि 100 सीटें अगर बीजेपी पाती है तो उसकी बहुत बड़ी जीत है विपनेश, ये गलत होगा। क्योंकि 120 विधानसभा सीटों पर पहले ही वो 2019 में बढ़त बना चुकी है। अगर 120 सीट से कम बीजेपी को आती है, क्योंकि बीजेपी यहाँ ऐसे स्टार्ट करने नहीं जा रही है, बीजेपी 18 तो पहले थे और चुनाव के दौरान 2-3 आ गए, 21 सांसदों वाली पार्टी है पश्चिम बंगाल में। तो 120 सीट से कम बीजेपी अगर आती है तो माना यह जाएगा कि बीजेपी का ग्राफ गिरा है। ऐसे तो 120 सीट उसको पानी चाहिए, क्योंकि 2019 में 120 विधानसभा सीटों पे वो जा चुकी है, उस पे बढ़त उसने बनाई है। 168 सीटों के आसपास ममता बनर्जी ने बनाई है। अगर यही आंकड़ा रहा तो माना जाएगा कि 2019 में जो माहौल था, बीजेपी जहां खड़ी थी वहीं है, ममता बनर्जी जहां खड़ी थी वहीं है। अगर इसमें उतार चढ़ाव हुआ तो ये माना जाएगा कि पश्चिम बंगाल में इसका चढ़ाव हुआ है और इसका उतार हुआ है। ठीक है राजीव, आप सही बात कह रहे हैं, क्योंकि आप जमीनी हकीकत वहां की जानते हैं। मैं लौट रही हूँ, और बद्री नारायण जी, सर आपके पास आते हुए, देखिए ये इंपॉर्टेंट है काफी कि दीदी अगर जीतती हैं तो वो 2024 के आम चुनाव में विपक्षी गठजोड़ की अगुवाई कर सकती हैं, मजबूत दावेदारी अपनी पेश कर सकती हैं। तो ये जो नतीजे हैं बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी असर छोड़ सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये अगर ममता बनर्जी वहां जीतती हैं और अपनी बढ़ी हुई शक्ति का एहसास कराती हैं इस देश को, तो इस समय जो अपोजिशन पॉलिटिक्स में कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन में वो एक बड़ा चेहरा बन के उभर सकती हैं। लेकिन जो अपोजिशन को जो लीड करेगा, वो शक्ति तो अभी भी कांग्रेस के पास ही है, क्योंकि कांग्रेस कई राज्यों में उसकी अपनी सरकार और उसका प्रभाव है। लेकिन ममता बनर्जी एक बड़ी लीडर के रूप में इमर्ज करेंगी, जैसे कि शरद पवार महाराष्ट्र में है, वैसे ममता जी यहाँ इमर्ज करेंगी। और अगर कहते हैं ना कि राजनीति पॉसिबिलिटी का एक संभावनाओं का खेल है और कह नहीं सकते क्या होगा, तो हो सकता है ममता बनर्जी टॉप मोस्ट लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में भी इमर्ज कर जाए, यानी फ्रंट लीड करें वो आगे बढ़ करके, ये भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं सर जो आप कह रहे हैं उसी को लीड लेते हुए, लेकिन कांग्रेस ने अगर पश्चिम बंगाल में पुरजोर कोशिश नहीं की और यहाँ के जो नतीजे रहेंगे, तो क्या कांग्रेस लीड करेगी राष्ट्रीय स्तर पर? आप जो कह रहे हैं कि अभी भी ऐसी पार्टी है जो कई राज्यों में, उस पर असर नहीं पड़ेगा क्या? वो एक्सेप्टेंस होगी कांग्रेस की? देखिए कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अगर अच्छा नहीं भी करती है तो भी कांग्रेस अपोजिशन पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी पार्टी है, तो वहां पर उसको ही लीड करना है। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी एक कहते हैं ना एक रेनबो ऑफ द लीडर को, एक अलायंस, एक पूरा रेनबो तैयार होता है, तो उस रेनबो में ममता बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं ना चमक बन के उभरेंगी, इंपॉर्टेंट रश्मि बन करके, किरण बन करके उभरेंगी, यानी रेनबो का, उस इंद्रधनुष का। लेकिन अगर इंद्रधनुष नहीं बनता है और अपोजिशन को अभी इंद्रधनुष ही बनना होगा, क्योंकि उसमें वन लीडर इज नॉट पॉसिबल। कई लीडर मिलके ही अपोजिशन पॉलिटिक्स कर सकते हैं। जिस तरह से बीजेपी की हेजमनी है,
उसके लिए एक रेनबो की ही जरूरत है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं उसमें सर आप। ऑफ कोर्स ममता बनर्जी एक बड़ी शक्ति बनकर उभरेंगी, बिल्कुल इसमें सही किसी कह को रहे दो मत नहीं है। अगर चुनाव का परिणाम आपके चाणक्य के अनुसार आते हैं तो मैं ये कह रहा हूँ, राइट, अगर लौट नहीं रहे हैं आते सर। तो फिर अलग अलग विश्लेषण होगा। ठीक है, लौट रहे हैं। वरुण आपके पास आते हैं, उसके बाद ब्रेक पर जाना है। वरुण, ये तो जीत की बात रही, लेकिन अगर इनकेस नतीजे उलट आए और दीदी हारती हैं तो बड़ा नुकसान भी होगा, क्योंकि आपने देखा शुभेंदु अधिकारी, दिनेश त्रिवेदी, तमाम बड़े लीडर पहले ही पार्टी छोड़ गए, और इनकेस अगर टीएमसी कमजोर होती है तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी दीदी के लिए, टीएमसी के लिए। देखिए, सत्ता हाथ से जाने के बाद शायद जमीन बसती नहीं है, और ये बात दीदी अच्छी तरीके से जानती भी हैं। पश्चिम बंगाल का इतिहास भी रहा है कि एक बार सत्ता आपके हाथ से चली गई तो उसके बाद दोबारा से जमीन बनाना, दोबारा से कैडर खड़ा करना यहां पर बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि जो पार्टी जीतती है सारा कैडर उसी के साथ खड़ा हो जाता है, हारी हुई पार्टी का, और ये इतिहास भी रहा है। तो शायद दीदी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर स्टेट वाइज राजनीति खत्म हो जाती है, शुभेंदु अधिकारी हरा देते हैं, या पश्चिम बंगाल में टीएमसी डाउन हो जाती है, टीएमसी हार जाती है, तो ऐसे में आज के जो हालात चल रहे हैं, बीजेपी जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक जीत हासिल कर रही है, पश्चिम बंगाल की जीत बीजेपी को एक बहुत बड़े आप एक कदम आगे के तौर पे मान सकती हैं, और टीएमसी उसके बाद कहीं ना कहीं जमीन तलाशी नजर भी नहीं आएगी। इस बात को हर कोई जानता है, लेकिन ये संभावनाएं हैं, क्योंकि जमीनी हकीकत शायद कुछ भी आए, नतीजे जो भी आएंगे वो सबके सामने होंगे, लेकिन हाँ, संभावना के तौर पे मान सकता हूं मैं कि बीजेपी का जीतना टीएमसी की जमीन खत्म करने वाले के बराबर होगा। लेकिन अगर टीएमसी जीतती है, और टीएमसी जिस तरीके से हमारे एग्जिट पोल बता भी रहे हैं, तो ऐसे में निश्चित तौर पे बीजेपी बहुत बड़े बैकफुट पे इसलिए चली जाएगी क्योंकि बीजेपी ने पिछले 3 या 4 साल में अपने आप को बहुत ही मजबूती के साथ पश्चिम बंगाल में हर आंदोलन में अपने आप को खड़ा किया, हर नेता लगातार दौरा करते नजर आए, खुद गृह मंत्री अमित शाह वहां पर जमीन को पकड़े रखे, लेकिन उसके बाद भी अगर चीजें हाथ से निकल जाती हैं तो आप समझ सकते हैं कि सब कुछ खाली हाथ रहेंगे। हाँ, लेकिन हम ये भी जानते हैं पूरी ऊर्जा के साथ एक बार फिर धमक के साथ वापस भी लौटती है बीजेपी, तो टीएमसी पर क्या असर पड़ेगा जीत हार का ये तो समझ आ रहा है, लेकिन बीजेपी पर क्या असर पड़ने वाला है? गुरबान अली साहब के पास जब आएंगे तो यही बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लेकिन हमारी मेगा कवरेज बंगाल चुनाव को लेकर के और साथ ही तमाम चुनावी राज्य, इनफैक्ट यूपी के जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसकी एक एक डिटेल आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ 24।